नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम नया सब्जेक्ट लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान, जिसका एक पार्ट है अर्थशास्त्र। ठीक है बच्चों, तो ये है दिनांक 13 अगस्त 2020 और कार्यपत्रक या वर्कशीट अगर हम इंग्लिश में बोले तो उसका नंबर है ये 17। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर का नाम है उत्पादन के साधन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एज यूजुअल अपना नाम लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बच्चों क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे, मगर स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। और उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको ज़रूर प्रेस कर ले, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और नई वर्कशीट के साथ आता हूँ, तो आपको कोई भी ऐसी सिंगल वर्कशीट ना मिस हो जाए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक वीडियो को सुनना, क्योंकि यहाँ पर हर एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, उत्पादन वह आर्थिक प्रक्रिया है या मैं कहूँ क्रिया है जिसके अंतर्गत मानव उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है उत्पादन, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको प्रोडक्शन। ठीक है, वो एक ऐसी आर्थिक क्रिया है, आर्थिक का मतलब है ये पैसों से जोड़ रहा है चीज़ों को। ठीक है, तो ये एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत मानव उपयोगी वस्तुएं, मानव मतलब आप मैं कोई भी मनुष्य है, उससे रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं हैं या सेवाओं का निर्माण किया जाता है। हर एक वस्तु के उत्पादन में चार चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जितनी भी वस्तुएं मानव उपयोगी के लिए यूज़ की जाती है या सेवाओं के लिए यूज़ की जाती है, तो उसमें मेन जो चीज़ें होती है वो चार होती है। उसका विवरण नीचे दिया हुआ है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। तो ये जो चार चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उनको हम मेन उत्पादन के कारक बोले जाते हैं। ये कौन कौन से हैं? पहला है भूमि, दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी, एंड द फोर्थ वन है उद्यम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर डायग्रामेटिकली आपको लिखा हुआ है, जो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उत्पादन के कारक, उत्पादन के कारक यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट है भूमि, दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी, एंड द फोर्थ वन है उद्यम। ठीक है बच्चों, तो ये चार मेन, या मैं ये कहूँ चार चीज़ें मेन हैं जो आवश्यकता पड़ती है हमें। पूंजी को दो कैटेगरी में तोड़ा गया है, एक होता है स्थायी और एक होता है कार्यशील। तो स्थायी का मतलब है जो चीज़ स्थिर हो जाए, ठीक है, मतलब फिक्स, और कार्यशील जो है वर्किंग। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों को इसने ब्रेक किया हुआ है। तो अभी समझते हैं वन बाय वन हर एक चीज़ को। पहले हम टर्म को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे, वर्कशीट के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पहला है हमारा भूमि। भूमि का मतलब क्या होता है? भूमि मतलब जमीन, और जमीन मतलब जहाँ पर ऑफिस, बिल्डिंग या घर या कोई भी चीज़ें, खेती बाड़ी, सब कुछ भूमि के ऊपर ही हमारी होती है। तो इसके अंतर्गत हम जमीन के टुकड़े, प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल, वन, खनिज आदि को शामिल करते हैं। तो बच्चों आपको भी पता है कि जमीन जो है वो भी एक भूमि ही कहलाती है। और दूसरा इसने बताया कि प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से? जैसे कि जल, जिसको हम पानी बोलते हैं, वन, जो कि हमारे पेड़ पौधे और ये इस तरह से जो जंगल होते हैं उनको वन बोल रहे हैं। खनिज मतलब जो पदार्थ होते हैं हमारे, जो हमारे मिनरल्स की फॉर्म में शामिल होते हैं, तो वो सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन हमारे भूमि से ही मिलते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा है हमारा फैक्टर श्रम। श्रम का मतलब होता है इसके अंतर्गत वे सब लोग शामिल हैं जो काम करने के योग्य है और काम करने की इच्छा रखते हैं। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद आपको इंग्लिश में ज़्यादा क्लियर हो जाए, श्रम को हम बोलते हैं लेबर। तो लेबर मतलब जैसे कि आप देखते होंगे, जब कभी भी कोई भी बिल्डिंग बनानी है और बिल्डिंग के अंदर अगर 4-5 बंदे काम कर रहे हैं, जब बिल्डिंग क्रिएट हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर कितनी लेबर काम कर रही है? 4 लेबर काम कर रही है। तो वो जो पर्सन है वो क्या करते हैं? बिल्डिंग को क्रिएट करते हैं। तो वो सारे के सारे योग्य होते हैं, तभी वो उस चीज़ को काम कर पाते हैं। तो बच्चों लेबर का मतलब है श्रम। श्रम वो लोग जो कि काम करने के योग्य है और काम करने की इच्छा रखते हैं। तीसरा है हमारा पूंजी। पूंजी मतलब नाम से पता चल रहा है कैपिटल, और कैपिटल का मतलब है जो इसको हम बात करेंगे मनी। ठीक है, पूंजी का मतलब होता है मनी।
एक तरफ तो औजारों, मशीनों और इमारतों की पूंजी में शामिल किया जाता है। जैसे कि आप बच्चों देखते हो, कुछ औजार हमें यूज़ करने होते हैं, जैसे कि घर बनाने के लिए भी हमें औजारों की ज़रूरत पड़ती है, या कोई भी चीज़, मान के चलिए कोई कंप्यूटर ख़राब हो गया, उसमें भी हमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, औजारों की रिक्वायरमेंट होती है चीज़ों को ठीक करने में। इसी तरह से मशीन, मशीन मतलब कोई फैक्ट्री में मशीन आपने देखी होगी, तो उनको सेटअप करने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ती है। इमारत मतलब बिल्डिंग, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कॉलेज भी चल रहा है तो वो भी एक इमारत की फॉर्म में ही खड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनके लिए कोई ना कोई पैसा लगेगा, जिसको हम पूंजी बोल रहे हैं। तो वो जो सारा का सारा पैसा होता है वो स्थायी पूंजी होती है, मतलब फिक्स कैपिटल। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, फिक्स कैपिटल कहते हैं। फिक्स कैपिटल का मतलब ही बच्चे ये होता है कि मशीन जो है वो, उसका अमाउंट, उसका जो पैसा है जो भी लगना है वो फिक्स है। ठीक है बच्चों। दूसरी पूंजी होती है जिसमें हमें ये नहीं पता कि कितना पैसा लगेगा, वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर कच्चा माल या नगद पैसों को शामिल किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, पॉकेट में नगद पैसे या कच्चा माल का मतलब यही है कि कितना माल हमें ज़रूरत पड़े वो हमें नहीं पता उस टाइम पे, तो उसको बोलते हैं हम वर्किंग कैपिटल या कार्यशील पूंजी। तो वो हमारे पास चलता फिरता पैसा होता है, मतलब वो हमारे पॉकेट में होता है। ठीक है बच्चों। तो दो तरह की पूंजी हमने देखी, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, या मैं कहूँ इसको स्थायी पूंजी या कार्यशील पूंजी। ठीक है बच्चों। तीसरा है हमारा, चौथा है हमारा फैक्टर उद्यम। उद्यम जो है, इसके अंतर्गत एक व्यक्ति तथा व्यक्तियों के समूह द्वारा किए गए उन प्रयासों को शामिल किया जाता है जिसमें वह उत्पादन के बाकी तीनों साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी को आयोजित कर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। तो इसमें बच्चों क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि इसके अंतर्गत एक व्यक्ति भी हो सकता है या व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। तो उन किसी में से कोई, इनमें से कोई ना कोई एक होगा, उनके द्वारा किए गए उन प्रयासों को शामिल किया जाता है जिसमें उत्पादन के बाकी तीन साधनों, जो कौन कौन से पढ़े थे हमने, भूमि, श्रम, पूंजी को संयोजित कर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है। तो उद्यम जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, या मैं ये कहूँ कि इसके अंदर तीनों के तीनों बाकी फैक्टर आ जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो इसे मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों। तो उद्यम जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों के तीनों साधनों जो हमारे थे उनको इंक्लूड करके चलता है। ठीक है बच्चों। तो अब हम सभी का हमने मीनिंग समझ लिया, अब हम समझते हैं क्वेश्चंस पे, मतलब प्रश्न क्या क्या है हमारे, उनके आंसर देखेंगे, उनके उत्तर देखेंगे। तो प्रश्न पहला है, उत्पादन के सभी कारकों के नाम लिखिए। उत्पादन के सभी कारकों के नाम, मतलब कारक हमने 4 पढ़े थे। तो पहला कारक था हमारा, ये चारों हम लिख देंगे यहाँ पर। पहला कारक था हमारा भूमि, दूसरा कारक है हमारा श्रम, तीसरा कारक है हमारा पूंजी, और चौथा जो कि है वो है हमारा उद्यम। ठीक है बच्चों, इसको एंटरप्राइज भी बोलते हैं। तो चारों कारक हमने लिख दिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद है, इस चित्र के आप उत्पादन के किन कारकों को देख पा रहे हो, लिखिए। तो देखिए एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को देखना है आपको, और उसके अंदर आपको ये 4 कारक आपने पढ़े थे, इनमें से देखना है कि कौन सा कारक यहाँ पर है, कौन कौन से कारक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन काम कर रहे हैं, मतलब श्रम, श्रम हो रहा है, मतलब लेबर काम कर रही है। और ये किसके ऊपर काम कर रहे हैं, भूमि के ऊपर, तो भूमि भी यूज़ हो रही है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर साथ में बिल्डिंग लगी हुई है, बिल्डिंग है तो मतलब कोई ना कोई पैसा लगेगा, कैपिटल यूज़ होगा। ठीक है, बिल्डिंग ऐसे ही थोड़ा ना बन जाएगी, तो पैसा यूज़ हो रहा है, मतलब पूंजी लगी हुई है। अब आप देख पा रहे हो काफ़ी सारे पर्सन एक दूसरे से मिल के काम कर रहे हैं, और ये चीज़ उद्यम के अंदर भी आई थी। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किए गए उन प्रयासों को शामिल किया जाता है जिसमें ये तीनों की तीनों चीज़ें आ जाती है। तो उद्यम भी यहाँ पर हो रहा है। ठीक है बच्चों। तो चारों के चारों कारक यहाँ पर इस चित्र के अंदर दिख रहे हैं, तो चारों आप यहाँ पर लिख दोगे बच्चों इस उत्तर के अंदर। ठीक है बच्चों। उसके बाद है थर्ड पर्सन, उसमें क्या बोला गया है, उत्पादन के किस कारक को उत्पादन के लिए आप सबसे आवश्यक मानते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन तो ये है कि उत्पादन के 4 कारक हमने पढ़े हैं, उनमें से इसने कहा कि आप किसके लिए
सबसे आवश्यक मानते हैं, जो सबसे जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चल सकता, और क्यों। दूसरा क्वेश्चन है कि क्यों क्यों आप कहते हो कि वो सबसे आवश्यक है। तो पहले तो ये देखते हैं कि चारों में से कौन सा आवश्यक है। तो शायद आपको आंसर पता चल गया होगा। इसका आवश्यक जो कारक है वो है उद्यम। ठीक है, तो यहाँ पर उद्यम, सबसे पहले आप यही लिखोगे कि उद्यम जो है उत्पा वो कारक जो है वो उत्पादन के लिए सबसे आवश्यक मानते हैं। अब क्यों मानते हैं, क्योंकि आपको लिखना है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, क्योंकि वह उत्पादन के बाकी तीनों साधनों भूमि, श्रम, पूंजी को संयोजित कर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक इसको लिखना है, इसका रीज़न लिखना है, क्योंकि ये तीनों बाकी को यूज़ करता है और सेवाएं का उत्पादन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो थर्ड पर्सन का भी उत्तर हमें पता चल चुका है। अब है चौथा पर्सन। चौथे पर्सन में क्या लिखा हुआ है, अपने किसी एक पड़ोसी को चुनकर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उनकी सहभागिता पर नोट लिखना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आपको एक पड़ोसी को चुनना है और उनकी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उनकी सहभागिता पर नोट लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, वो अपना ही एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, जिसको मैं हिंदी में बोलूँगा शिक्षक हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना ही एग्जाम्पल पुटअप करके इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिया, मेरा एक पड़ोसी शिक्षक है, वह छात्रों को पढ़ाकर अपनी सेवाएं देता है। देखिए, जो मेरा पड़ोसी है उसका, वो एक शिक्षक है और वो बच्चों को पढ़ाता है और अपनी सेवाएं प्रदान करता है। क्योंकि देखिए, दो चीज़ होती है, एक तो सेवा प्रदान करना, ठीक है बच्चों, ऊपर लिखा हुआ था कि सेवा प्रदान करना, और वस्तुएं, वस्तुएं मतलब प्रोडक्ट। सेवा का मतलब होता है, इंग्लिश में हम समझे तो सर्विस बोलते हैं, ठीक है बच्चों, और एक होता है वस्तु या प्रोडक्ट, इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं या गुड्स भी बोल सकते हो, और वस्तु हिंदी में बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो दो चीज़ है इसमें, दोनों चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना है। पहला हम फोकस कर रहे हैं सेवा। तो जो टीचर है वो हमारी हमेशा सेवा प्रदान करता है, कभी भी प्रोडक्ट नहीं सेल करता। ठीक है, प्रोडक्ट कौन सेल करता है, जैसे कि आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो और वो आप कोई प्रोडक्ट लेना होता है तो आप उसको पे करते हो और वो आपको उसके बदले में प्रोडक्ट देता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने क्या एक एग्जाम्पल लिया कि मेरा एक पड़ोसी शिक्षक है और वो पढ़ाकर अपनी सेवाएं देता है। वह किराए के घर में रहता है, किराए के घर में रहता है और वह अपने वेतन का एक हिस्सा किराए के रूप में देता है। जो उसको वेतन मिलता है उसका एक हिस्सा वो किराए के रूप में मालिक को देता है। तो उसके मालिक ने कारखाना स्थापित किया हुआ है। जो शिक्षक है उसका जो मालिक है उसने एक कारखाना स्थापित किया हुआ है। कारखाने का मतलब है, आप इंग्लिश में अगर थोड़ा सा समझो तो इसको फैक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक फैक्ट्री स्थापित की हुई है और शिक्षक का दिया हुआ किराया, ये समझना पॉइंट को, यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो यही है, शिक्षक का जो सैलरी में से निकाला हुआ हिस्सा वो किसको देता है, अपने कारखाने के लिए, उसे अपने कारखाने के लिए पूंजी के रूप में मदद करता है। अब समझना आप पॉइंट को कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि शिक्षक जो है एक छोटा सा हिस्सा कारखाने का जो मालिक है, सॉरी, घर का जो मालिक है उसको दे रहा है, और वो कारखाने के वो जो पैसा है वो कहाँ यूज़ कर रहा है, अपने कारखाने के अंदर यूज़ कर रहा है, या ये कहें कि कारखाने में उसको मदद कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यह पूंजी, कौन सी पूंजी, जो उसने शिक्षक ने दी है, यह पूंजी उसे अपने कारखाने में माल का उत्पादन करने में मदद कर रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कारखाने में जो माल क्रिएट हो रहा है, वो जो पैसा लग रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसको हेल्प कर रहा है जो शिक्षक ने उसको दिया है। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हो कि टीचर जो है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मगर उस सर्विस की हेल्प से जो उसने कमाया, थोड़ा बहुत हिस्सा उसने अपने मालिक को दिया रेंट के रूप में या किराए के रूप में, उसने उसका क्या करा, अपनी फैक्ट्री में लगा दिया, कारखाने में लगा दिया, उससे उसका प्रोडक्ट तैयार हो गया। ठीक है,
तो माल तैयार हो गया, तो माल तैयार होने से मतलब क्या है, वस्तु तैयार हो गई। मगर टीचर ने क्या दी थी, अपनी सेवाएं दी थी। ठीक है, तो कोई सेवा दे रहा है, कंट्रीब्यूशन, टीचर का काम है सेवा देना। और जो फैक्ट्री में वो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है, वस्तु क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली या अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली रूप से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में योगदान देता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हो क्या रहा है कि हर एक बंदा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में योगदान कर रहा है। तो हम समझ सकते हैं इस चीज़ से कि यहाँ पर हम सेवा और वस्तु दोनों का उत्पादन कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है, लास्ट में वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे कि कोई भी इस नॉलेज से वंचित ना रह जाए, जिससे कि उसको नॉलेज मिलती रहे। और जितने भी आपके फ्रेंड्स और क्लासमेट्स हैं उनको शेयर जरूर करें। इसी तरह से मैं वीडियो वर्कशीट टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।